चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं विजय सेमवाल आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग उत्तराखंड विषय को लेकर के अलग अलग टॉपिकों पर निरंतर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में आज हम लोग उत्तराखंड से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यानों की स्थिति को दर्शाता है, वन्य जीव अभयारण्यों की स्थिति को दर्शाता है, इन टॉपिकों पर चर्चा करने वाले हैं। अब उत्तराखंड में ये जो टॉपिक हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जो कि मैंने कहा कि राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभयारण्य है, यहाँ से किस तरीके के प्रश्न आपसे एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं, उनको केंद्र में रखना है और समझने का प्रयास करना है कि किस तरीके से आसान भाषा में सरल शब्दों में ये जो टॉपिक है हम इनको याद रख सके। तो मैं ज्यादा समय न लेकर के सीधे आज के टॉपिक पर आता हूं, और आज का टॉपिक मैंने कहा राष्ट्रीय उद्यान रहेगा, वन्यजीव अभयारण्य रहने वाला है। देखते हैं, लेकिन उन राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के टॉपिक जो कि उत्तराखंड से जुड़े हैं उनको डिस्कस करने से पहले कुछ पॉइंट्स ऐसे समझ लेते हैं कि जो राष्ट्रीय उद्यान है, वन्यजीव अभयारण्य है, इनको स्थापित करने के कार्य किए ही क्यों जा रहे हैं। तो इसकी कहानी 1972 के समय काल से शुरू होती है, और 1972 के समय काल में हालांकि हमने एक एक्ट लाने का काम किया था, जबकि हम राष्ट्रीय उद्यान ऑलरेडी स्थापित कर चुके थे 1936 में, लेकिन 1972 के एक्ट के तहत, जो कि वन्य जीवों को संरक्षण देने से संबंधित है, जिसको कि आप वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कहकर के पुकारते हो, इसी एक्ट के तहत हम वर्तमान में क्या करते हैं, राष्ट्रीय उद्यान हो, वन्य जीव अभयारण्य हो, इनको स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। पहली बार अगर हम भारतवर्ष की बात करें कि यहां पर स्थापित होने में या स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना, उत्तराखंड के अतिरिक्त हम अगर पूरे भारतवर्ष की बात करें कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान की स्थिति को दर्शाता है, तो कुछ एक दो आंकड़े आपको इस तरीके से भी याद रखने होंगे। अगर मैं भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं, तो भारत में वर्तमान समय काल में जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कार्यरत है वो आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, और ये हेमिस नाम का राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की स्थिति को दर्शाता है, यानी ये लद्दाख में स्थापित किया गया है। लेकिन अगर देखें कि सबसे पहले भारत के क्षेत्र में राष्ट्रीय उद्यान कौन सा स्थापित किया गया था, तो भारत में सबसे पहली बार स्थापित होने वाला राष्ट्रीय उद्यान की भूमिका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान निभाता है। तो केवल ये पॉइंट मैंने आपको भारत के संदर्भ में बताने की कोशिश की कि भारत में पहली बार तो राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट स्थापित हुआ, लेकिन अभी वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, और हेमिस की स्थिति अगर देखें तो वर्तमान के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थापित किया गया है। उद्देश्य इनको स्थापित करने का सिंपल साधारण सा है कि हमें वन्य जीवों या मैं कहूं जंतु जगत के अतिरिक्त वनस्पति जगत को संरक्षण प्रदान करना है, और खास करके ऐसे जो कि धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पर जाने का काम कर रहे हैं। तो उन प्रकार के वनस्पति हो, जंतु जगत हो, उनको संरक्षित करने के उद्देश्य से हम राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना करते हैं, वन्य जीव अभयारण्यों को स्थापित करने का काम करते हैं। लेकिन इनके बीच में एक मूलभूत अंतर इनके साइज को लेकर के हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यानों का जो क्षेत्र है वो वन्य जीव अभयारण्यों की अपेक्षा बड़ा होता है, वास्ट रहता है। लेकिन आज हमको यहाँ पर जो महत्वपूर्ण रूप से टॉपिक को डिस्कस करना है वो उत्तराखंड के संदर्भ में होगा, और समझने का प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और यहाँ पर कुल वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या कितनी पाई जाती है। देखते हैं, अगर मैं नेशनल पार्क की बात करूं कि उत्तराखंड में नेशनल पार्क या हमारे राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के क्षेत्र में टोटल मिलाकर के संख्या दर्शाते हैं 6। वहीं अगर मैं देखूं कि वन्यजीव अभयारण्यों की इस उत्तराखंड के क्षेत्र में संख्या कितनी है, तो वन्यजीव अभयारण्यों की टोटल संख्या उत्तराखंड क्षेत्र में मिलती है 7। तो फिलहाल हमने फोकस करना है इन राष्ट्रीय उद्यानों को लेकर। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कब बना, क्या उसकी विशेषता है, कहां से उस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो मैं सीधा यहां पर आपके राष्ट्रीय उद्यानों पर आता हूं।
अगर हम टोटल उन राष्ट्रीय उद्यानों को देखें जिनकी टोटल संख्या मैंने आपके सामने कही कि राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में कुल मिलाकर के 6 संख्या को दर्शाते हैं, और इन 6 राष्ट्रीय उद्यानों में हम पहले डोमिनेंट रूप से जिन राष्ट्रीय उद्यानों को चर्चा का केंद्र बनाएंगे वो महत्वपूर्ण रहेंगे। सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। तो कुछ इस तरीके से चीजों को हम फैक्चुअल रूप से याद करने की कोशिश करते हैं। पहले देखते हैं, अगर मैं 6 राष्ट्रीय उद्यानों की बात करूं कि 6 राष्ट्रीय उद्यान है कौन कौन से, तो पहले मैं उन 6 राष्ट्रीय उद्यानों का यहां पर नाम आपके बीच में लिख लेता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान हमारे यहाँ कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की भूमिका निभाता है। कॉर्बेट के अलावा अगर हम देखें कि राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में टोटल जो 6 है उनमें कौन सा एक महत्वपूर्ण है, तो राष्ट्रीय उद्यान हमारे यहाँ गोविंद के नाम से स्थापित है। गोविंद के अलावा देखा जाए तो एक राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थापित किया गया है जिसको हम राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। राजा जी के अलावा राष्ट्रीय उद्यान की भूमिका में फूलों की घाटी का क्रम आता है। फूलों की घाटी के अलावा देखा जाए तो उत्तराखंड के क्षेत्र का 5वां राष्ट्रीय उद्यान की भूमिका निभाता है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, और इसी क्रम में एक राष्ट्रीय उद्यान आता है जिसको हम नंदा देवी की संज्ञा देने का काम करते हैं। हालांकि नंदा देवी उत्तराखंड में बायोस्फीयर रिजर्व सेंटर के रूप में भी स्थापित है, जैव मंडल क्षेत्र के रूप में भी स्थापित है, लेकिन यही शब्द आपको राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में भी याद रखना है। अब इन 6 राष्ट्रीय उद्यानों में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले स्थापित हुआ, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान है, इनको हम कुछ इन आंकड़ों के अनुरूप में भी याद रखने का प्रयास कर सकते हैं। अब अगर इन 6 राष्ट्रीय उद्यानों में देखा जाए कि सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो राज्य में स्थापित सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान की भूमिका कॉर्बेट नाम का राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया, जिसकी स्थापना का समय 1936 रहा। तो राज्य में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, तो मैंने कहा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी 1936 में। इसकी डिटेल अभी हम थोड़ी देर में क्या करेंगे, यहां डिस्कस करने वाले हैं। राज्य में सबसे नया स्थापित होने वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान हमारे बीच में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थिति दर्शाता है। और ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया था, ये भी ध्यान रखना, राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री के नाम से हमने 1989 के समय काल में स्थापित किया। अगर हम देखें कि सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के क्षेत्र में कौन सा है, तो सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान की भूमिका में भी हमारे बीच में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान आ जाता है, जिस गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की टोटल सीमा देखी जाए तो 2390 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। वहीं अगर मैं सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो उत्तराखंड में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी है, और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आपने अगर एरिया वाइज को देखने का काम करें तो ये लगभग आपके 87.5 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में फैला है। तो 6 तो टोटल आपके राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन उन 6 राष्ट्रीय उद्यानों में सबसे पुराना कॉर्बेट, सबसे नया गंगोत्री, सबसे बड़ा भी गंगोत्री, और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी है। लेकिन मैंने कहा कि टोटल राष्ट्रीय उद्यान हमारे बीच में 6 है। अब हमको एक एक करके इन 6 राष्ट्रीय उद्यानों के अंदर जाकर के इनकी विशेषता को समझना है। जहां पहला राष्ट्रीय उद्यान में यहां पर एक तरीके से डिस्कस के केंद्र में लाऊंगा वो रहेगा आपका कॉर्बेट। कॉर्बेट की विशेषता क्या, उस पर आते हैं। अगर मैं कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम पेपर में बन सकते हैं, तो कॉर्बेट की स्थापना से लेकर के और आज वर्ष 2023 के समय काल तक क्या क्या घटनाएं इस राष्ट्रीय उद्यान के सापेक्ष घटती हुई मिलती हैं, उन सभी मुद्दों पर डिस्कस करेंगे। देखते हैं, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की सबसे पहली खासियत यही है कि इस राष्ट्रीय उद्यान को आपने 8 अगस्त की तारीख को स्थापित किया, और वो समय था 1936 का। 8 अगस्त 1936 के समय को आपने कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की, और जिस समय ये राष्ट्रीय उद्यान स्थापित हुआ उत्तराखंड में, इस समय पूरे भारतवर्ष में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित नहीं था। यानी ये न सिर्फ उत्तराखंड का सबसे प्राचीन या सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, बल्कि ये भारत का भी पहला राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता को दर्शाने का काम करता है, जिसको आपने 8 अगस्त 1936 को स्थापना करने का काम किया।
अगर मैं इस राष्ट्रीय उद्यान की लोकेशन की बात करूं कि कहां पर इसको स्थापित किया गया है, इसका टोटल एरिया कितना है, किस जानवर का, किस जीव का संरक्षण इसमें किया जाता है, तो एक एक करके आंकड़ों को समझना। तो अगर मैं देखूं कि इसकी स्थिति कहां पर है, तो इस राष्ट्रीय उद्यान को उत्तराखंड के क्षेत्र में इसका विस्तार मिलेगा 2 जनपदों में, जिसमें एक जनपद आपको ध्यान रखना है कि ये पौड़ी के क्षेत्र में भी स्थापित है, और पौड़ी के अलावा इसका विस्तार हमारे बीच में नैनीताल जनपद में भी देखने को मिल जाता है। यानी जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये पौड़ी जनपद में भी फैला है, और पौड़ी के अलावा नैनीताल जनपद में भी इसका विस्तार है, जहां इसकी टोटल अगर लेंथ की मैं बात करूं तो टोटल लेंथ इसकी एरिया वाइज 520.82 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में फैलने का उल्लेख मिला है। बड़ा बड़ा आप ध्यान रख सकते हो, 521 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में ये राष्ट्रीय उद्यान फैला है, जो कि मैंने कहा पौड़ी और नैनीताल की बेल्ट की विशेषता को दर्शाता है। तीसरा, इस राष्ट्रीय उद्यान में विशेषकर जिस पशु का, विशेष करके कह रहा हूं, और भी इसको अतिरिक्त हो सकते हैं, होते हैं, लेकिन जो विशेष करके आप यहां पर जानवर या जीव का संरक्षण करते हुए पाए जाते हो, वो विशेष पशु यहां पर टाइगर है। यानी ये आपका राष्ट्रीय उद्यान विशेषतः बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और इस राष्ट्रीय उद्यान को हमने समय दर समय नाम में भी इसके चेंज करने का काम किया है। जब इसकी स्थापना 8 अगस्त 1936 को की गई थी, तो ये कॉर्बेट के नाम से स्थापित नहीं हुआ, बल्कि इसको शुरुआत में हमने एक नाम दिया जिसको हैली नेशनल पार्क कहकर के पुकारा गया। लेकिन फिर आगे चल करके 1952 में इसका नाम परिवर्तित हुआ, और 1952 के बाद 1957 में फिर से इसके नाम में परिवर्तन कर डाला गया। 1952 के समय काल में हैली नाम बदल करके इस राष्ट्रीय उद्यान को जो नाम दिया गया वो नाम रामगंगा नेशनल पार्क मिला, जबकि 1957 के समय काल में इसी को हमने जिम कॉर्बेट को समर्पित किया। यानी 1957 में आज का जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये नाम इसको प्रदान किया गया था 1957 में। इससे पहले 1952 में इसी को रामगंगा नेशनल पार्क नाम मिला, और शुरुआत में जब आपने 1936 में इसको स्थापित किया तो इसे हमने हैली नेशनल पार्क कहकर के पुकारा। देखना, इस नेशनल पार्क की अन्य विशेषताओं को अगर हम समझने की कोशिश करें, तो मैंने कहा कि यहाँ पर जिस जीव का विशेष रूप से संरक्षण करने को लेकर के टारगेट किया जाता है, वो जीव आपका बाघों से जब संबंधित है, यानी टाइगर का संरक्षण विशेष रूप से किया जाता है। और 1 अप्रैल की तारीख को 1973 में, ध्यान से इस तारीख को याद रखना, 1973 में एक प्रोजेक्ट टाइगर करके हमने एक परियोजना चलाई थी, और इस परियोजना को पहली बार 1973 में इसी राष्ट्रीय उद्यान से शुरू किया गया था। तो ध्यान रखना कि 1936 में तो इसकी स्थापना हुई, लेकिन यहां पर प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 की तिथि को आयोजित हुई थी या प्रारंभ हुई। इस नेशनल पार्क की अन्य विशेषताओं को हम समझने का प्रयास करें तो टाइगर नेशनल पार्क, या मैं कहूं कि इस कॉर्बेट नेशनल पार्क में कुछ आंकड़े हैं जिन आंकड़ों का संबंध समय के साथ साथ देखने को मिलता है। 2012 उसमें एक टाइम पीरियड रहेगा, 2013 उसमें एक और टाइम पीरियड रहेगा, इसी तरीके से 2021 का भी हमको समय ध्यान रखना है, जहां से एग्जाम पेपर में प्रश्न बनते हैं। 2012 के समय में इस टाइगर ने, इस नेशनल पार्क के संबंध में एक आदेश जारी हुआ, और वो आदेश आपने केंद्र सरकार के माध्यम से देखा कि लगभग 500 मीटर की जो रेंज का एरिया इस टाइगर नेशनल पार्क से जुड़ा है, या जो आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क से जुड़ा है, उसको साइलेंट जोन घोषित किया गया। तो साइलेंट जोन घोषित होने की जो तिथि है वो ध्यान रखना सन 2012 की है, और ये हमारे रेंज में या इस कॉर्बेट नेशनल पार्क के 500 मीटर तक का जो रेंज है उसको साइलेंट जोन घोषित करने का काम है। 2013 के समय काल में एक फोर्स यहां पर स्थापित की गई थी, जिस फोर्स को STPF कहा गया, यानी जिसका पूरा नाम स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स कहा जाता है। इस स्पेशल टाइगर फोर्स का गठन वर्ष 2013 के समय काल में हुआ था। कॉर्बेट नेशनल पार्क में 2021 के समय काल में पूरे भारतवर्ष के अलग अलग प्रकार के जो
नेशनल पार्क है, उन नेशनल पार्कों में ये देखा गया कि रख रखाव की स्थिति कैसी है। तो इस क्रम में वर्ष 2021 में कॉर्बेट नेशनल पार्क को दूसरी रैंक प्रदान की गई थी। तो ये प्रश्न भी एग्जाम पेपर में आ चुका है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क को रख रखाव के संदर्भ में कौन सी रैंक प्रदान की गई। तो 2021 में इस नेशनल पार्क को हमने सेकंड रैंक देने का भी काम किया है। इस नेशनल पार्क की अगर हम अन्य विशेषताओं को समझने का काम करें तो कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो फोटोग्राफ्स लेने का पैमाना है वो अति दीर्घ पैमाने पर खींचे जाने का उल्लेख होता है। और वर्तमान में जो केंद्र सरकार है, इस केंद्र सरकार ने यहाँ पर जिस तरीके से ड्रोन से टाइगर का क्या किया जाता है, एक तरीके से उन पर निगरानी रखी जाती है, वैसे ही उसी प्रकार की प्रोसेस को लेकर के इस नेशनल पार्क में आपने गिद्धों के संरक्षण को लेकर के भी ड्रोन से उन पर निगरानी रखने का प्रावधान लाया है। जब क्वारंटाइन का समय चल रहा था या लॉकडाउन का समय चल रहा था, तो लॉकडाउन के समय काल में जो टाइगर है, इनको क्वारंटीन सुविधा देने वाला पहला नेशनल पार्क भी भारत का कौन सा बना था? तो वो पहला नेशनल पार्क भी आपका कॉर्बेट था। यानी सामान्य शब्दों में कहूं कि पशुओं को क्वारंटीन सुविधा देने वाला पहला नेशनल पार्क आपका यही कॉर्बेट नेशनल पार्क बना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके डेट से संबंधित हैं, समय दर समय की स्थिति को दर्शाने का काम करते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त भी आप इस नेशनल पार्क के संबंध में कुछ पॉइंट्स को याद रख सकते हो, जैसे कि इस नेशनल पार्क के समीप से होते हुए एक नदी बहती है जिसको आप कोसी के नाम से पुकारते हो। तो यदि प्रश्न आए कि कोसी नदी या इस नेशनल पार्क के बीच से कौन सी नदी होकर के बहती है, तो वो आपकी कोसी है। कोसी के अतिरिक्त यहीं पर आपको ढेला नदी का उल्लेख भी मिल जाता है। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस नदी के समीप से होते हुए जो पश्चिमी रामगंगा है, ये पश्चिमी रामगंगा भी बहने का कार्य करती है। जबकि इसी नेशनल पार्क के संबंध में एक आंकड़ा आपको इस तरीके से भी याद रखना है कि यहाँ पर एक जगह पड़ती है जिसको हम लोग ढिकाला कह करके पुकारते हैं। तो ढिकाला इस नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार की स्थिति को दर्शाने का काम करता है। तो हमने देखा कॉर्बेट नेशनल पार्क की विशेषता किस तरीके से थी और इस प्रकार के विशेष नेशनल पार्क के को लेकर के किस तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। ठीक इसी तरीके से उत्तराखंड में कुछ अन्य नेशनल पार्क स्थापित हैं। उन नेशनल पार्कों में अगर हम देखें तो एक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क जिसको कि हम लोग राजाजी कह करके पुकारते हैं, इस राजाजी नेशनल पार्क की भी विशेषताओं को समझ लेते हैं। राजाजी नेशनल पार्क की जो स्थापना की गई थी, वो स्थापना का वर्ष ध्यान रखना 1983 के समय काल में हुआ। और ये जो नेशनल पार्क है अगर हम देखें तो लगभग 820 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है। और इसका जो विस्तार हुआ है इस 820 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में, वो एक जनपद में न होकर के बल्कि कुल मिलाकर के 3 जनपद की स्थिति को दर्शाता है। यानी अगर हम देखें तो इस नेशनल पार्क का विस्तार देहरादून के क्षेत्र में भी किया गया है। देहरादून के अलावा इसका विस्तार आपको हरिद्वार की बेल्ट में भी मिलेगा। हरिद्वार की बेल्ट के अलावा इस नेशनल पार्क को हम पौड़ी जनपद में भी एक तरीके से पाते हैं। तो ये 3 प्रकार के जनपदों में फैला हुआ नेशनल पार्क, जिसको कि हम राजाजी नेशनल पार्क की संज्ञा देने का काम कर रहे हैं। राजाजी जो शब्द है, वो राजाजी शब्द भारत के इतिहास में जो पहले स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल हुए हैं सी राजगोपालाचारी, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो ध्यान रखना ये राजाजी नेशनल पार्क यहाँ पर बड़ी भूमिका निभाने का काम करता है। 820 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में इसका विस्तार, 1983 में इसकी स्थापना हुई। और मैंने कहा कि देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में इसका विस्तार मिलता है। लेकिन अगर हम देखें कि इस नेशनल पार्क में किस जीव जंतु का संरक्षण डोमिनेंट रूप से किया जाता है, तो यहाँ पर विशेष रूप से एशियाई हाथियों का संरक्षण करने का उल्लेख मिलता है। और न सिर्फ इसको हाथियों के संरक्षण को लेकर के प्रयोग में लाया जा रहा है, बल्कि वर्तमान में यहाँ पर 2015 से टाइगर का यानी बाघों का संरक्षण करने का भी उल्लेख हुआ है। तो ध्यान रखना कि ये उत्तराखंड के क्षेत्र में स्थापित दूसरा टाइगर से संबंधित संरक्षण देने वाला एक नेशनल पार्क है।
कॉर्बेट तो है ही जहां पर आपको बाघों के संरक्षण का कार्य होता हुआ मिलता है, लेकिन कॉर्बेट के अतिरिक्त दूसरा जो टाइगर से संबंधित नेशनल पार्क है वो आपका राजाजी रहेगा। तो ये राजाजी से जुड़े हुए कुछ फैक्ट है। मैंने कहा 1983 में बना, 820 स्क्वायर किलोमीटर का रेंज है, इसका विस्तार इस तरीके से संरक्षण हाथी का होता है, और 2015 में यहाँ पर टाइगर प्रकार का जो गतिविधि है या टाइगर का जो संरक्षण है उसको लेकर के प्रोसेस शुरू हुई थी। तीसरे नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूं कि तीसरा नेशनल पार्क इस उत्तराखंड के क्षेत्र में कौन सा महत्वपूर्ण है, तो तीसरे नेशनल पार्क की स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका गंगोत्री नेशनल पार्क। और गंगोत्री नेशनल पार्क क्या क्या आंकड़े आपके सामने रखाता है, तो देखते हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क की स्थापना जो की गई थी वो 1989 के समय काल में हुई, और इसका टोटल जो एरिया है वो 2390 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में फैला है, जबकि जिस जनपद में इसका विस्तार है वो जनपद आपके वर्तमान का उत्तरकाशी है। तो उत्तरकाशी में 2390 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में इसका विस्तार और 1989 में इसकी स्थापना का उल्लेख मिला। गंगोत्री नेशनल पार्क हिमतेंदुए जैसे जानवरों या पशुओं के संरक्षण को लेकर के प्रयोग में लाए जाने का विशेष कार्य करता है, और यहाँ पर आपको एक घाटी देखने को मिलती है जिस घाटी को हम भैरव घाटी के नाम से पुकारते हैं। माना जाता है कि भैरव घाटी का एरिया ही इस नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार की भूमिका निभाता है, जहां इस नेशनल पार्क से संबंधित एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम ऑपरेशन पथिक को लेकर के चलाया गया था। और इसी नेशनल पार्क के क्षेत्र में हमने जो आपके स्नो लेपर्ड होते हैं, हिम तेंदुआ होता है, उसके कंजर्वेशन को लेकर के कार्यक्रम शुरू किया हुआ है। लेकिन जिस देश की सहायता से यहाँ पर ये स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर स्थापित हो रहा है, वो देश भी आपको ध्यान रखना है कि नीदरलैंड रहेगा। तो नीदरलैंड के सहयोग से स्नो लेपर्ड जो कंजर्वेशन सेंटर है वो गंगोत्री नेशनल पार्क की रेंज में स्थापित हो रहा है। दूसरा मैंने कहा यहाँ पर ऑपरेशन पथिक चलाने का उल्लेख मिलता है। यहाँ भैरव घाटी वो क्षेत्र है जो कि यहाँ के प्रवेश द्वार की भूमिका को निभाता है, और इसके अतिरिक्त मैंने कहा कि 1989 में स्थापित हुआ, 2390 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में इसका फैलाव है, और ये राज्य का सबसे बड़ा नेशनल पार्क की स्थिति को दर्शाता है। अगर हम इसी तरीके से अन्य नेशनल पार्कों की बात करें तो चौथे नेशनल पार्क की भूमिका में वो नेशनल पार्क आ जाता है जिसको हम फूलों की घाटी कह करके पुकारते हैं। और इस फूलों की घाटी नाम के नेशनल पार्क की विशेषता क्या है, तो ये जब स्थापित किया गया था तो इसको स्थापित करने का समय आपको ध्यान रखना है 1982 का रहा, और जिस जनपद में इसका विस्तार है वो जनपद आपको ध्यान रखना है ये चमोली में स्थापित है। और अगर इसकी एक तरीके से एरिया को समझने की कोशिश करें तो 87.5 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में हमने इसका विस्तार किया है, जो कि अन्य प्रकार के उत्तराखंड में पाए जाने वाले नेशनल पार्कों की जो विस्तार की सीमा है उन सभी से सबसे कम है। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि राज्य का अगर कोई सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है तो वो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी रहेगा। फूलों की घाटी कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आप फिलहाल सिंपल एक और आंकड़ा याद रखना कि इस फूलों की घाटी की जो खोज हुई थी उसका समयकाल 1931, लेकिन यहां पर नेशनल पार्क स्थापित हुआ 1982 में। फूलों की घाटी का एरिया जो कि नेशनल पार्क को लेकर के है, इसको यूनेस्को ने अपने संरक्षण की सूची में शामिल किया हुआ है। तो यूनेस्को ने इसको जो अपनी सूची में शामिल करने का काम किया वो भी समय आपको ध्यान रखना, ये 14 जुलाई 2005 की तारीख को क्या किया गया था, यूनेस्को की सूची में शामिल होने की विशेषता को दर्शाता है। और ये पॉइंट कई बार एग्जाम पेपर में आपसे पूछा भी जा चुका है। तो फूलों की घाटी जो कि मैंने कहा यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में। अगर हम इसी क्रम में देखें कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में और विशेषता दर्शाने का काम करते हैं, तो अन्य नेशनल पार्कों में एक आता है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की भूमिका या इसकी विशेषता को देखी जाए कि इसको आपने स्थापित कब किया, तो 1982 के समय काल में इसकी ही स्थापना हुई थी। यानी जब फूलों की घाटी की स्थापना हुई तो उसी समय आपने नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को भी स्थापित किया।
नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम विशेषता को देखें तो इसको भी आपने चमोली जनपद में स्थापित किया हुआ है, और चमोली जनपद में अगर इसका विस्तार देखा जाए तो लगभग 624 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में इसका विस्तार देखने को मिल जाता है। हालांकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि नंदा देवी के नाम से एक जैव आरक्षित क्षेत्र भी उत्तराखंड में है, लेकिन फिलहाल बात की जा रही है राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये 1982 में स्थापित हुआ। चमोली में इसका फैलाव है और 624 स्क्वायर किलोमीटर में इसका विस्तार मिलता है। अगला, उत्तराखंड के अन्य या छठे नंबर के राष्ट्रीय उद्यान की मैं यहां पर बात करूं तो एक राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थापित है जिसको कि हम गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कह करके पुकारते हैं। और इस गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का अगर हम देखें कि स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1980 में। यदि इसके विस्तार की बात करूं तो 472 स्क्वायर किलोमीटर की रेंज में इसका फैलाव है, और जिस जनपद में इसका विस्तार मिलता है वो जनपद हमारा उत्तरकाशी रहेगा। तो ध्यान रखना, उत्तरकाशी जनपद में स्थिति है, 472 स्क्वायर किलोमीटर का रेंज है, 1980 में इसकी स्थापना हुई। तो ये कुल मिलाकर के उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान इस समय स्थापित हैं, जिन राष्ट्रीय उद्यानों से आपके पास एग्जाम पेपर में प्रश्न बनते हैं। चाहे आपका गोविंद हो, चाहे आपका गंगोत्री हो, यहाँ पर स्नो लेपर्ड जैसे पशुओं का संरक्षण किया जाता है, तो इसलिए मैंने वहां पर पशुओं को ज्यादा फोकस में नहीं रखा। हालांकि गंगोत्री नेशनल पार्क में आपने देखा कि जो आपके स्नो लेपर्ड है उनको लेकर के एक कंजर्वेशन सेंटर स्थापित हो रहा है, जिसमें सहयोग कर रहा है नीदरलैंड नाम की कंट्री। तो ये कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में पाए जाने वाले हैं। इसी तरीके से हम लोग वन्यजीव अभ्यारण्यों पर भी चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो को मैं फिलहाल यहीं पर रोक रहा हूं, आगे जल्दी ही एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।